Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the newspaper. It's about rising power, rising responsibility for geopolitical challenges before Modi 3.0. It's very important for your SSP and AFSP in terms of international relation and geopolitical challenges. So let's get started with our topic. देखो इस आर्टिकल में या फिर कॉन्टेक्स्ट क्या है इस आर्टिकल का, दैट इज कि अभी न्यू गवर्नमेंट बनी है और न्यू गवर्नमेंट के सामने राइटर के हिसाब से 5 जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है। देखो थर्ड टाइम एनडीए की गवर्नमेंट बनी है, पर इस बार ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें हालत कुछ अलग है। किसके कंपैरेटिवली, यहाँ देखिए 2014 से 2019 के कंपैरेटिवली। और उसके पीछे का रीजन क्या है, अगर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं अभी की बार से जो थर्ड टाइम एनडीए की गवर्नमेंट बनी है, और इस बार जियोपॉलिटिक्स अलग है क्योंकि इस बार जो न्यू गवर्नमेंट बनी है ना, उसको अपनी फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आने पड़ेंगे प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से ग्लोबल पॉलिटिक्स में। राइटर जो है 5 इंपेरेटिव आउटलाइन करते हैं, जिसका मतलब है 5 नए चैलेंजेस को इंट्रोड्यूस करते हैं राइटर। सबसे पहला जो चैलेंज है राइटर के हिसाब से, दैट इज रिटर्न ऑफ ग्रेट पावर राइवलरी। राइट, पहले देखो कोल्ड वॉर के लिए के दौरान बहुत बड़ी राइवलरी थी आपकी, कौन सी, यूएसए एंड यूएसएसआर। उस टाइम पे ना इंडिया की पॉलिसी क्या थी, नॉन अलाइन मूवमेंट की, मीनिंग हम किसी भी पावर के साथ अलाइन नहीं होंगे। हालांकि इंडिया का जो ज़्यादा इंक्लिनेशन था ना वो यूएसएसआर की तरफ था, और हमने यूएसएसआर के साथ 1971 में फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की थी, और फिर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1990 से 1991 के टाइम पे। इसके बाद इंडिया ने नॉन अलाइन पॉलिसी को छोड़ दिया और पॉलिसी अपनाई मल्टी अलाइनमेंट। अभी देखो मल्टी अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं मल्टी अलाइनमेंट का मतलब होता है कि हम सबके साथ अलाइन करेंगे, हम यूएसए के साथ भी अलाइन करेंगे, हम यूएसएसआर के साथ भी अलाइन करेंगे। तो इंडिया ने सबके साथ दोस्ती करना शुरू कर दिया, और ये इंडिया की पॉलिसी थी 1990s के बाद से। लेकिन इस अप्रोच के साथ इंडिया अब आगे नहीं बढ़ सकता। रीजन, बिकॉज अभी यूएसए एंड वेस्टर्न कंट्रीज एक तरफ है, रशिया एंड चाइना दूसरी तरफ है। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में अब दुश्मनी बढ़ती जा रही है, तो आगे जाके इंडिया को दोनों में से एक साइड चूज करनी ही होगी। और अभी के टाइम पर इंडिया की इंक्लिनेशन ज्यादा यूएसए एंड वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ है, और राइटर कुछ रीजंस भी देते हैं। देखो सबसे पहले जो है राइटर कहते हैं कि दोनों ग्रुप्स को बराबर नहीं मान सकते। यूएसए एंड वेस्ट एक तरफ है, रशिया एंड चाइना दूसरी तरफ है। आप दोनों को बराबर नहीं मान सकते। पहली बात, यूएसए एंड वेस्ट से हमें बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, और रशिया की बात करें तो पास में रशिया के साथ इंडिया की दोस्ती अच्छी रही है, एक रिलायबल पार्टनर भी रहा है इंडिया का, और रशिया एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर रहा है इंडिया का। लेकिन अब वो सिचुएशन चेंज हो गई है। अब इंडिया ने अपने डिफेंस इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर लिया है, और रशिया के अलावा भी इंडिया अभी दूसरे देशों से अपने डिफेंस इंपोर्ट करता है। और रशिया इंडिया को वेपन्स देने में पिछड़ भी रहा है। कैसे, देखो अभी वो खुद वॉर में बिजी है, हम देख पा रहे हैं, राइट। अगर वो खुद वॉर में बिजी है तो वो कैसे वेपन्स इंडिया को सप्लाई करेगा। और हम देख भी पा रहे हैं कि S-400 मिसाइल जो है, जिसकी डिलीवरी को लेके जो रशिया ने कमिटमेंट किया था, वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है, राइट। अभी देखो तो राइटर का कहना ये है कि यूएसए एंड वेस्ट के साथ जो दोस्ती है ना, वो बहुत फायदेमंद है इंडिया के लिए एज कंपेयर टू रशिया के साथ। मीन सिमेट्री नहीं है, असिमेट्री है, और कोस्ट बेनिफिट अगर हम देखें तो वो यूएसए एंड वेस्ट के साथ ज्यादा है। अगर हम देखें सेकंड जो लीड है वो क्या है, या फिर सेकंड चैलेंज क्या है। अब बात करते हैं दूसरे चैलेंज की, जो ग्लोबल इकोनॉमी है ना, उसके स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। यहाँ पे यहाँ देखिए उसके स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। देखो जब 1990s चल रहा था ना, तो सब कंट्रीज कह रही थी बॉर्डर ओपन कर दो और फ्री ट्रेड को अलाउ कर दो। तभी तो इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स आए कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करो। तभी 1995 में एक बॉडी भी बन गई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बट देखो अब हालत चेंज हो गए हैं, और कंट्रीज प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब वो अपनी अपनी लोकल कंपनीज को बचाने में लगे हुए हैं। और अब अगर हम देखें, हर कोई अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहता है, और कोविड 19 में सभी कंट्रीज जो हैं वो अटेंटिव हो गई हैं
कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ठीक नहीं है चीज़ों की, और ऐसा हो सकता है कि चाइना कल को ट्रेड को एक वेपन की तरह यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंट्री का वॉर शुरू हो गया चाइना के साथ, तो चाइना अपना मना कर देगा कि इस कंट्री को कि हम ये चीज़ सप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या है ना कि जो टेंशन है वो ट्रेड के थ्रू, मतलब चाइना टेंशन को कैसे टैकल करेगा, ट्रेड ना सप्लाई करके, राइट। सो इसी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म करना चाहती है, और इवन इंडिया भी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के फेवर में नहीं है। जैसे 2019 में आरसीईपी में इंडिया ने आरसीईपी को साइन नहीं किया था, और इंडिया भी अपनी डिपेंडेंसी को कम रखना चाहता था, राइट। और चाइना के ऊपर बिकॉज इंडिया के अभी टेंशन है, वैसे इंडिया ये सब बोलता तो आया है जैसे रेजिलियंट सप्लाई चेन एक्सेट्रा, और इंडिया के पास में अपॉर्चुनिटीज भी है कि चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करने को लेके। और इंडिया चाइना को रिप्लेस कर भी सकता था, लेकिन सिर्फ बातें बोल पाया है इंडिया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया ग्राउंड लेवल पर इंडिया। वाई? बिकॉज अभी देखो हमारी इकोनॉमी में ना रिफॉर्म लाने की जरूरत है, टैक्स ठीक करने की जरूरत है, और बिजनेस करना ज़्यादा आसान हो ये इंश्योर करने की ज़रूरत है, तभी चाइना से उठ के फैक्ट्रीज हमारे देश में आएगी ना, राइट। सो ये भी राइटर ने जो है कि राइटर इस पॉइंट के थ्रू ये कन्वे करना चाहते हैं कि इस बार देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना क्या पता आसान ना हो, बिकॉज इस बार की गवर्नमेंट जो है ना वो फुल मेजॉरिटी वाली नहीं है, एलाइज है, एलाइज के ऊपर बीजेपी डिपेंडेंट है। सो मे बी जो पहले बीजेपी अकेले कर सकती थी वो अभी बीजेपी जो है अकेले नहीं कर सकती। उसके बाद थर्ड लीड को देखिए, नॉट लीड, चैलेंज को देखिए। देखो अभी ये जो दौर है ना वो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का है, और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के बेसिस पे ही ग्लोबल पावर्स जो है क्या करती है, ग्रेट पावर अटेन करती है। तो इसकी वजह से अगर हम कहें इंडिया को ना एक्सेलरेटेड एडवांस टेक्नोलॉजी के डोर खोलने चाहिए। उसी के तहत राइटर बताते हैं कि एक इनिशिएटिव है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विद यूएसए, जिसमें रिव्यू किया गया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द टू कंट्रीज दिस वीक। उसके बाद देखो कह रहे हैं राइटर कि इंडिया को ना इसके एडवांटेजेस लेने चाहिए इस इनिशिएटिव के, अपनी मॉडर्नाइजेशन को फुलफिल करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में, राइट। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, फोर्थ पॉइंट ये है कि दिल्ली को ना राइज ऑफ न्यू रीजन को अडेप्ट करने की जरूरत है, और जो ब्रेक डाउन करने की जरूरत है ओल्ड रीजनल कैटेगरीज को। अब हमने देखा इमर्जेंस ऑफ इंडो पैसिफिक, अभी देखो ये इंडो पैसिफिक अगर हम पिछले 10 साल से पहले जाए ना कोई इस शब्द को नहीं जानता था, तो इसलिए नए नए रीजन्स डिफाइन हो रहे हैं, जैसे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, दीज आर द एग्जाम्पल। फाइनेंशियल पावर ऑफ द अरब गल्फ, अफ्रीकाज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, यूरोप का सर्दर्न आउटरीच पॉइंट। तो ये क्या कर रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज खोल रहा है फॉर इंडिया टू द वेस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, दैट इज जस्ट वन साइन ऑफ द अदर थिंग्स टू कम। अपार्ट फ्रॉम दैट दिल्ली को इन्वेस्ट करने की जरूरत है मोर रिसोर्सेज में, जैसे डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी, और उसको एंगेज करने की जरूरत है अफ्रीका, सर्दर्न यूरोप, मिडिल ईस्ट, एंड उसको इरेज करने की भी जरूरत है जो मेंटल मैप्स थे इंडिया के दिमाग में, जिन्होंने जिन रीजन्स को इन्होंने एक सेपरेट एंटिटीज की तरह देखा। अब फिफ्थ जो है दैट इज, देखो दिल्ली ना क्या करता है, ये बोलता है इंडिया का राइज हो रहा है, इंडिया का राइज हो रहा है। नो डाउट कि इंडिया का राइज हो रहा है, और इंडिया लार्जेस्ट थर्ड इकोनॉमी भी बना है, लेकिन इंडिया की अगर जीडीपी देखें वो अभी भी नियरली $4 ट्रिलियन है, राइट। और इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी दैट इज बेयरली $2800। तो इंडिया के डेवलपमेंट चैलेंजेस बहुत ह्यूज है, और इसको डील करने के लिए हमें हमारे जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी है उसको हमें एलिमिनेट करने की जरूरत है। इंडिया का जो ग्रोइंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस है ना, हमें क्या करना चाहिए, हमने देखा है कि रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है डोमेस्टिक प्रोस्पेरिटी एंड इक्विटी का, उसको हमें टैकल करने की जरूरत है, राइट। दिल्ली को रिमेंबर करना चाहिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारी पावर्स थी जिनका सिर्फ बोला बाला था और वो बीच में क्रैश डाउन कर गई थी, ठीक है। तो हमें जो सेल्फ एश्योरेंस जो है दैट इज अ गुड थिंग कि होनी चाहिए, बट डेंजर्स भी होते हैं। सो इंडिया को अपनी स्ट्रेंथ को एस्टिमेट करके और अपने चैलेंजेस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और ये जो जियो पॉलिटिकल सिनारियोज है उनको हैंडल करना चाहिए। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.